हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल ट्रेड का एक और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को असर डालती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको नंबर वाइज देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचुरल एंडोमेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंटरनेशनल ट्रेड को असर डालती है वो है नेचुरल एंडोमेंट। क्या होता है चलिए देखिए। नेचुरल एंडोमेंट इज़ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। जब भी इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की बात आती है तो सबसे मेन चीज़ जो दिमाग में आती है वो होता है नेचुरल एंडोमेंट। सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। कुछ कंट्री में कुछ फैक्टर्स अवेलेबल हैं, कुछ फैक्टर्स नहीं है, तो जो फैक्टर्स अबंडेंस में है वही गुड्स बनाने का फायदा है। समझ की बात, आगे समझाऊंगा आपको। इट रेफर्स टू द रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री कॉमा अवेलेबल टू इट एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो बेसिकली फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं। तो अब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में हम ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ जो नेचुरल एंडोमेंट है उसमें हम स्किल्स भी डालते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हम नेचुरल एंडोमेंट में नेचुरल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आगे एग्जांपल लिया हुआ है कि ऑयल वेल्स इन गल्फ कंट्रीज, ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ मिका इन इंडिया, मैग्नीज इन जो मैग्नीज इन रशिया में बहुत ज़्यादा है, ग्रेट पोटेंशियल ऑफ फिश प्रोडक्शन in the coastal countries like Japan and Bangladesh are some typical examples of different natural endowment across the countries in the world। यहाँ पे जो पॉइंट है वो नेचुरल एंडोमेंट पे, मतलब नेचुरल फैक्टर। कई कंट्रीज में नेचुरल फैक्टर इतने ज़्यादा होते हैं, नेचुरल मतलब नेचुरल चीज़ें ज़्यादा होती हैं बाकियों से। जैसे ऑयल जो है वो जो सऊदी कंट्रीज़ हैं या ये जो ऑयल नेशंस हैं ये इनके पास पाया जाता है ऑयल, और बाकी हर एक कंट्री में ऑयल नहीं होता। तो नेचुरल फैक्टर की वजह से भी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में कुछ नेचुरल फैक्टर हैं बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। वो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज़्यादा बनाते हैं और रिजल्ट क्या होता है, बाकी जो एक्सेस है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। नेचुरल एंडोमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स नेचर एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एज वेल एज क्लाइमेटिक कंडीशन। तो नेचुरल एंडोमेंट में जो कुदरती फैक्टर हैं वो आ जाते हैं, इसमें नेचर भी आ जाती है, कुदरत आ जाती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ज़मीन कितनी उपजाऊ है वो चीज़ आ जाती है, या क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ें नेचुरल एंडोमेंट में आ जाती हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि नेचुरल एंडोमेंट की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट कहता है टेक्निकल नो हाउ, मतलब टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, एडवांस्ड नेशंस विद देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ओवरकम ऑल कंस्ट्रेंट्स टू ऑल कंस्ट्रेंट्स ऑफ नेचुरल एंडोमेंट। तो नेचुरल एंडोमेंट जो है वो क्या कहता है कि कुछ कंट्रीज़ में फैक्टर्स अवेलेबल हैं, कुछ कंट्रीज़ में फैक्टर अवेलेबल नहीं है, मगर कई कंट्रीज़ के पास इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने जो उनके पास नेचुरल फैक्टर्स नहीं है उनको भी ओवरकम कर लिया है। फॉर एग्जांपल कईयों के पास, अब देखो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके पास पेट्रोल गैस वगैरह नहीं है, तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए बैटरी ऑपरेटेड कार्स निकालनी शुरू कर दी हैं ताकि हमें ये अरब कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए। ठीक है, जापान इज़ जस्ट अ कोस्टल कंट्री विद नेग्लिजिबल नेचुरल रिसोर्स बेस। जैसे जापान है, एक छोटी सी कंट्री है और उसके पास कोई खास रिसोर्स नहीं है, बट इट्स टेक्निकल सुपीरियॉरिटी हैज़ अर्नड इट द डिस्टिंक्शन ऑफ मोस्ट एडवांस्ड नेशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन। अब ध्यान से समझो, एक तो छोटा सा कंट्री है, उसके पास इतना कुछ तो है नहीं, मगर उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनी इतनी ज़्यादा एडवांस कर ली है कि उन्होंने ऑटोमोबाइल में ऑलमोस्ट मोनोपोली सी बनाई हुई है। टोयोटा है, सुजुकी है, और भी कई आपको पता है जैपनीज़ ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं। और जो जर्मन ब्रांड्स हैं गाड़ियों के, वो चला के मज़ा तो आता है, मगर कोई पंगा पड़ गया, कोई सेंसर हिल गया तो आप ये सोच सकते हो कि भाई कितना तकलीफ होती होगी। मैंने ये तकलीफ बहुत झेली है जर्मन गाड़ियों में, और फिर कानों को हाथ लगाया और दोबारा जर्मन गाड़ी नहीं ली। लाइकवाइज ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस्ड नो हाउ, USA has specialized in the production of war goods like F-16 fighters, missiles, etc. etc. तो टेक्नोलॉजी के एडवांस होने का ये भी फ़ायदा है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेते हो जो बाकी कंट्रीज़ को चाहिए, और आप उनको अच्छे दामों में बेचते हो और ट्रेड अकर करता है। तो पहला पॉइंट था नेचुरल फैक्टर, दूसरा है टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉस्ट डिफरेंस, जो कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज
डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंडीड द फंडामेंटल बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। अगर इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन करनी है तो जो डिफरेंस इन द कॉस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस्ट में डिफरेंस नहीं होगा तो फिर तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना वही गुड्स बना सकता है सस्ते रेट पे जो यूएसए डबल ट्रिपल कॉस्ट में बनाता है। इसीलिए यूएसए ने एप्पल का फ़ोन बनाने के लिए चाइना को कहा हुआ है। समझ गए ना बात, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच दे हैव एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो डिफरेंट कंट्रीज वो गुड्स बनाते हैं जिसमें उनको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है। ये कॉस्ट एडवांटेज क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में कि आप वो वाले गुड्स सस्ते बना लेते हो जो पहले महंगे बन रहे हैं। हमारे कंट्री में जो महंगे बन रहे हैं किसी और कंट्री में सस्ते बन रहे हैं, वो वाले गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करा लें, और जो गुड हम सस्ता बना रहे हैं वो उनको एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। हाउएवर द कॉस्ट डिफरेंस इज नॉट द सोल पैरामीटर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में हम सिर्फ यही नहीं देखते कि जो सस्ता माल बनाता है बस उसी को कॉस्ट एडवांटेज है। डिप्लोमेसी of salesmanship, product differentiation, advertisement and publicity are emerging to be an important factors in the present age of international consumerism। तो ज़रूरी नहीं कि आप सस्ते में बना रहे हो तो वो आपको सारा का सारा माल हर एक कंट्री में आपका बिक जाएगा। बट अगर आपको अपना सामान बेचना है तो आपको सेल्समैनशिप दिखानी पड़ेगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिखानी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और पब्लिसिटी, जैसे आपको पता है अलीबाबा, अली एक्सप्रेस बनता सामान चाइना में है और इतनी ज़्यादा मशहूरियाँ करता है, इतना सस्ता सामान बेचता है कि जब भी आप अली एक्सप्रेस या अलीबाबा की साइट खोलते हो आपका मन करता है ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, ठीक है। इतनी ज़्यादा प्रमोशन करता है, कॉस्टिंग तो कम है ही है उनकी, प्रमोशन भी साथ बहुत ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसका न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर में ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट through multinational corporations and emerging of new economic order has forced various nations to integrate their economies with the rest of the world, leading to greater degree of specialization and international trade। जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आ रहा है, जो हमारे यहाँ पे नया सिस्टम आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, उसके अंडर मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो है एक कंट्री से जाके दूसरे कंट्री में जाके सेटल होती हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस खोलती हैं और दो कंट्रीज़ की इकॉनमी को इंटीग्रेट करती हैं। इंटीग्रेशन होता है मिलाना, ताकि वो आपस में अच्छा खासा ट्रेड कर सकें। तो ये जो एक नया वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम चल पड़ा है जिसमें फ्री ट्रेड होगा, प्रोटेक्शन के अगेंस्ट होगा और जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है उसके अगेंस्ट होगा। इसके अंडर एक कंट्री से दूसरे कंट्री कंपनियां निकल के जाएंगी, वहाँ पे अपना दूसरे कंट्रीज़ में जाके सामान बेचेंगी। इसने भी इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज किया और डिटर्मिन किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।